बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। रोक सको तो रोक लो, बिजली महंगी करना है तो कर दें, कोई रोकने वाला नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना है तो बढ़ा दें, कोई पूछने वाला नहीं। चीनी महंगी बेचकर अरबों रुपए का मुनाफा ऐंठना है तो कर गुजरें, किसी की कोई मजाल नहीं कि वो चीनी सस्ती करा सके। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद आटे की कीमत बढ़ाएंगे तो कोई रोक कर दिखाए, तो कोई रोक सके तो रोक ले। अब ये नारा नवाज शरीफ लगाते थे सियासी सूरत हाल के हवाले से, लेकिन लगता यूं है कि खान साहब ने इस नारे को अपने मंशूर का हिस्सा बना लिया है कि कोई रोक सके तो रोक ले। अद्वियात की कीमतों में जितना चाहेंगे इजाफा करेंगे, और किया गया। कोई रोक सका कोई नहीं। हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ाती जा रही है, किसी में हिम्मत नहीं है कि रोक कर दिखाए। तो कहने वाले कहते हैं कि खान साहब ने इस कौम के साथ वो सलूक किया है जो मदारी तमाशबीनों के साथ करता है, जो कपड़े को साम बनाने का दावा करता है और आखिर तक वो कपड़ा महज कपड़ा ही रहता है, और मदारी खेल खत्म और पैसा हजम करके चलता बनता है। खान साहब ने कौम को यह बताया था कि वो कभी भी तेल, बिजली और गैस महंगी नहीं करेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब खान साहब ने कौम को यह समझाया कि हुक्मरान चोर हैं, पैसा हुक्मरानों की जेबों में जाता है। कौम तमाशबीनों की तरह खान साहब के इर्द गिर्द जमा हो गई, लेकिन हुआ वही जो खेल दिखाने वालों का मकसद होता है, वो अपना सौदा बेचकर निकल जाते हैं। अब भी बहुत से तमाशबीन इस इंतजार में है कि वाकई खान साहब बिजली, गैस और तेल की कीमतों में कमी करेंगे, महंगाई कम हो जाएगी, जबकि बड़ी तादाद को यह मालूम हो चुका है कि उनके साथ हद हो गया है। लेकिन वो किससे फरियाद करें, किससे मुंसवी चाहें, कोई पुरसान हाल नहीं। अब अपोजिशन का यह काम होता है कि वो अवामी मफादात का ख्याल रखे और हुकूमत को मनमानी से रोक सके। दुनिया में सिर्फ ये काम जमहूरी मुल्कों में अपोजिशन करती है, जो हुकूमतों को मनमानी से रोकती है। लेकिन इस मुल्क में सबसे पहले अपोजिशन का तिया पाचा किया गया। तो आज लोगों को समझ में आई होगी कि क्यों अपोजिशन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब तो खुद अपोजिशन वाले ये मानने लगे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, यानी जो करना है अवाम खुद कर ले। तो कहने वाले कहते हैं हाँ साहब तकरीर तो बड़ी अच्छी करते हैं, इंग्लिश भी पर्ची के बगैर बोलते हैं, कमीज में 2 सुराख भी हैं, मदीना की रियासत बनाने की बात भी करते हैं, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया है। महंगाई होती है तो होने दो, बंदा तो हैंडसम है। जब पेट्रोल 73 रुपए का था तो खासा पूरी टीम के साथ सड़कों पर निकलकर शोर मचाया करते थे। अब अल्लाह जाने वो लोग कहां चले गए जो पेट्रोल पंपों पर खड़े होकर महंगाई के खिलाफ रक्स मातम किया करते थे। तो कहने वाले ये कहते हैं अपोजिशन में अगर दम हम होता तो महंगाई के खिलाफ कॉल देती, एहतजाज करती, लेकिन उन्हें FIA और नैब ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो अवाम के मसाइल पर बात करें। एक ही रोज में घी की कीमत में 90 रुपए फी किलो, चीनी की कीमत में 17 रुपए, आटे के थैले की कीमत में 150 रुपए इजाफा कर दिया गया, पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे महंगा कर दिया गया। तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। 3 साल से हुकूमत ने अपोजिशन की करप्शन के किस्से सुना सुना कर लोगों के कान सुर्ख कर दिए, लेकिन किसी सरकारी मंसूबे या खजाने में किसी के खिलाफ कोई गबन का मुकदमा नहीं बना सकी। खान साहब कौम को बताते थे कि महंगाई की वजह करप्शन है, हुक्मरानों की लूटमार है, चोर बाजारी है। अब पिछले 3 साल से ईमानदारों की हुकूमत है। करप्शन का जिन घेर गार के बोतल में बंद कर दिया गया है। वो जो खजाने की बाल्टी में सुराख था ना नीचे से करप्शन का, जिसमें 1000 अरब रोजाना बाहर चला जाता था, वो बंद हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अवाम को टके का फायदा नहीं हुआ, महंगाई आसमान तक पहुंचा दी गई है। तो जब हुकूमत खुद महंगाई कम करने की बजाय महंगाई करने के इकदाम करे, बल्कि ऐलानात करे, तो महंगाई कहां से कम होगी। अब तो वो भी चीखे मार रहे हैं जिन्होंने खान साहब को वोट दिए थे। एक माह में तीसरी बार कीमतों में इजाफे ने अवाम को हिलाकर रख दिया है। यह है हुकूमत का वो टैक्स फ्री बजट जिसके बारे में कहते थे कि अवाम को रिलीफ दिया है। एक माह में पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए बढ़ चुकी है और हुकूमत कौम को ये कह रही है ज़र मुअल्लक़ के ज़ाहिर बढ़ गए हैं।
उस पर लुटियां डाली जा रही हैं। तो ज़र मुबादला बढ़ाने का बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा हुकूमत ने निकाला हुआ है कि महंगाई करते जाओ। अब यहाँ महंगाई होगी तो जो लोग बाहर गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रियाल और डॉलर भेजते रहेंगे, क्योंकि जब यहाँ खर्चे बढ़ेंगे तो फिर बाहर से पैसा भी ज़्यादा आएगा। अब खान साहब ने उज़्बेकिस्तान में खड़े होकर उज़्बेक अवाम को ये बताया कि इतना उज़्बेकिस्तान के बारे में उनके अवाम नहीं जानते जितना खान साहब जानते हैं। लेकिन लगता यूँ है कि खान साहब उज़्बेकिस्तान को तो जानते हैं, लेकिन उन्हें अपने अवाम की हालत की कोई फिक्र नहीं है, जिनकी आंतें पेट से बाहर आने को तैयार है। आप पिछले वक्तों में लोग डी चौक पर खड़े होकर बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया करते थे, कीमतें भी कम करा लिया करते थे। अब जैसे भी कम कराते थे, लेकिन लगता यूँ है कि ना हुणो जज्बे रहे ना हुणो खुराका रही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खान साहब का दौरा उज़्बेकिस्तान नाकाम नहीं हुआ और अब हम मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की ज़िंदगी पर फिल्म बनाएंगे। तो इस बात का ऐलान खान साहब ने उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। खान साहब जो खुद को तारीख का तालिब इल्म कहते हैं, उन्होंने उज़्बेकिस्तान के अवाम को ये बताया कि वो उज़्बेकिस्तान के बारे में इतना जानते हैं जितना उज़्बेक भी नहीं जानते। So I know probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan, and therefore I'm really looking forward to my trip tomorrow to Samarkand and Bukhara. Thank you very much. इससे पहले खान साहब कौम को उर्तुगल ड्रामा दिखाने का कामयाब तजर्बा कर चुके हैं और पिछले 2-2.5 साल से पूरी कौम महंगाई का मातम करने के बाद शाम को उर्तुगल ड्रामा देखती है और चैन की नींद सोती है। अब कौम को ज़हीरुद्दीन बाबर पर मबनी फिल्म दिखाई जाएगी। खान साहब इस फिल्म की कास्ट और क्रू का भी ऐलान कर देते तो अच्छा रहता। हमारे यहाँ तो वैसे फिल्में नहीं बन रही और जितने फारग हदायतकार हैं वो ज़हीरुद्दीन बाबर बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो हुकूमत में बहुत सारे कलाकार और हदायतकार मौजूद हैं। अगर खान साहब ये फिल्म फवाद चौधरी से बनवाने का फैसला ना किया तो फिर ये कुर्रा फाल किसी के भी नाम निकल सकता है। उम्मीद ये की जा रही है कि ज़हीरुद्दीन बाबर पर जो फिल्म बनेगी बड़ी ज़बरदस्त होगी। उससे कम से कम इतना रेवेन्यू हमें आएगा कि कर्ज़ों का बोझ तो उतर जाएगा। हो सकता है फिल्म ब्लॉकबस्टर हो तो कर्ज़ों के उतरने के अलावा हमें आमदनी भी हो जाए और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी कम बैक हो जाए जो खासे अरसे से बेकार पड़ी है। तो उर्तुगल दिखा दिखा कर खान साहब ने 2-2.5 साल तो निकाल दिए। तो लगता यूँ है कि ज़हीरुद्दीन बाबर पर फिल्म बनाकर वो अगला सीज़न भी निकालने का इरादा रखते हैं। अब जिन लोगों का ख्याल था, मेरे जैसे खाम ख्याल लोग जिन्हें खान साहब की तकरीर बड़ी अच्छी लगती थी, खान साहब ने जिन्हें बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएंगे, तो लगता यूँ था कि हम साइंस टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में फतूहात के झंडे गाड़ेंगे। लेकिन अब यूँ लगता है कि हमें अर्तुगरुल ज़हीरुद्दीन बाबर और तालिबान की वापसी पर ही गुजारा करना पड़ेगा और एक दिन हम पत्थरों के दौर की फिल्में बना रहे होंगे और हो सकता है कि खुद भी उसी दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हों। और अब बात करते हैं सियासत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तजिया निगार है, एंकर पर्सन है मोहम्मद मालिक, गुफ्तगू कर रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। दिनों से रोज़ बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाते गए और एक हाई पिच पे चले गए और ये बड़ी कई लिहाज से बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है, इसलिए कि कश्मीर के अंदर हो रहा है। 2 इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं वहाँ। आप देखें अरशद के, एक तो वो बात कर रही हैं बार बार कि जी ये आप हम सूबा नहीं बनने देंगे और ये इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा बात उछाली जा रही है और उन्होंने ये नेक्सस बना दिया, ये परसेप्शन बना दिया पिछले अपनी 5-6 तकरीरों में कि फ़ौज और इमरान खान मिल के कश्मीर का सौदा कर चुके हैं और एक नया स्टेटस को बन रहा है जिसमें विदाउट रियलाइजिंग कि इसका इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो सा है उसके अंदर लोगों के मोरल पे क्या असर हो रहा है। वहाँ ये बातें बड़ी सीरियसली देखी जाती हैं और वहाँ पे जो मज़ामती तहरीक है, जो सब कुछ है, मेरी वहाँ लोगों से बात हुई है, आई वाज टॉकिंग टू देम पिछले दिनों में, वहाँ पे बड़ा डबल माइंड हुए हुए हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर पाकिस्तान मुफाहमत कर गया और इस पर बैठ गया कि जो तुम्हारे पास ऐसा है तुम संभाल लो, जो हमारे पास है हम संभाल लें, जो ये इंप्रेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट और दूसरी सपोर्ट के लिए पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। तो ये तो लड़ रहे हैं शायद कश्मीर का इलेक्शन और ये तो हाउस ऑफ शरीफ की बात हो रही है
कि इतना बढ़ा दें कि अगर आने वाले केसेस हैं शायद उस पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है, या पार्टी की जंग बड़ी क्लियर हो गई है, मैसेज बड़ा क्लियर है कि ऐसी की तैसी कर दिया हमने शहबाज शरीफ के बयानिए की, या अब आप फेंस हैगिंग ना करें, या आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ हैं। ये वो वाला जॉर्ज बुश वाला स्टेटमेंट है, यूर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, ये बड़ा क्लियर हो गया। देखने की बात यह है कि इस बयानिए में इलेक्शन टाइम पे इनके साथ कितने लोग खड़े होंगे। देखें, इन्होंने तो लड़ना है, फौज से भी लड़ना है, इमरान से भी लड़ना है। जो मोहम्मद भूटा और मोहम्मद बशीर हैं, जो MNA और MPA बैठे हुए हैं, वो इसलिए नहीं MNA MPA बनते कि उन्होंने फौज से लड़ना है या बाकियों से लड़ना है। इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे इलेक्शन के बाद। अभी तो मजमा गर्म है, बड़ा माहौल बनता है। एक हिस्ट्री है कि जो फेडरल में होता है वही आमतौर पर इलेक्शन जीतता है। तो ये बड़ा ही एक ख़तरनाक रविश चल गई है, और समझ आती है हाउस ऑफ शरीफ की डेस्परेशन है, परेशानी है, और उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। डू और डाई का पॉइंट आ गया। कोई सियासी जमात फौज से लड़ाई नहीं चाहती, और ना ही फौज किसी सियासी जमात से लड़ाई चाहती है। बदकिस्मती से हालात और वाकयात ऐसे हो चुके हैं, ये कर दिए गए हैं कि ये तासुर कायम हो रहा है कि सब बंद गली में, उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, हाथ पांव मार रहे हैं, कोई सिमत और कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती। जो खतरे की बात अगर नहीं तो कम से कम तशवीश की बात तो जरूर है। अगर बात किसी की समझ में आ जाए तो वो बात यह है कि किसी को दीवार से इतना नहीं लगाना चाहिए कि उसके पास कोई ऑप्शन न रहे, तो सूरत हाल कभी इतनी खराब ना हो जितनी नजर आ रही है। इसलिए सियासत के बारे में यह कहा जाता है कि उसमें दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे जाते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो बहुत संजीदा, सेंसिटिव और जिसे कहते हैं नाजुक वो होते हैं, उनको आप सिर्फ मिल बैठ कर हल कर सकते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त जो सियासी दौर चल रहा है उसमें सियासी बालग नजरी का फुकदान है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लड़ाई का एक माहौल बना दिया गया है, और सियासत से ज्यादा लगता यूं है कि हम आपस में दुश्मन हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारी आइडियोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और हमारी बुनियादी असास को, जिस असास के ऊपर हम खड़े हैं उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो और मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचे हुए। अगर सब बालग नजरी का मुजाहरा करें और एक दूसरे के साथ बात करें, मुकालमा करें, जब मुकालमा नहीं होता तो मुआशरा भी खराब होता है और मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है। कहते हैं बंद गली में रहने वाले जो लोग होते हैं, बंद गली का जो मुआशरा होता है वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है। तो इस वक्त हम भी इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अगर ये हम जो बंद दरवाजे ये खोल दे, अपने हाथ खोल दे, अपनी बाहें खोल दे, तो बहुत सारे मामला जिस पर अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये खराबी की तरफ जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब गुफ्तगू कर रहे हैं और हुकूमत की कामयाबियाँ गिनवा रहे हैं और महंगाई और उसके हवाले से उठने वाले सवालात का जवाब दे रहे हैं। वॉच फ़ारूक हबीब। बड़ी चीज़ क्या है, देखें, हमें जब हम बात करते हैं तो फिर हमें पूरा सच बोलना चाहिए ना। मामला ये है कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस कितनी थी, 1300, आज कितनी, 1800। आज अगर गंदम की इजाफी पैदावार हुई है तो गंदम की प्राइस अच्छी मिली है, आइंदा और अच्छी होगी। बुनियादी वजह क्या है, हम ये नहीं बताते कि भाई पिछले 30 साल में हमने फूड सिक्योरिटी के ऊपर खर्च कितना किया है, स्टडी कितनी की है। ये तो बड़ा आसान है कि आबादी 2.5% से बढ़ती जा रही है, लोगों की खाने पीने की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। उन चीज़ों को पूरा करने के लिए काम कितना किया। आज 100 अरब रुपया इजाफी किसान को गन्ने का मिला है। 70% आपकी आबादी जो है वो देहातों से मुंसलिक है, जो एग्रीकल्चर मैशियत से मुंसलिक है, उनकी जेब में पैसा गया, उनकी जेब में इजाफी पैसा गया, वो खुशहाल हुए। इस बार जो किसान है, चाहे वो मकई का हो, चाहे गंदम का हो, चाहे वो शुगर केन का हो, चाहे वो चावल का हो, आलू का हो, वो खुशहाल हुआ है। उसको अपनी कीमतें जो है स्टेबल मिली है। तो अमीर हो गए ना। सुन लें अब इजाफी पैसे जेब में आए, वो वेल्थ साइकिल है, वो पैसा इजाफी खर्च करता है। आज आप कौन सा सेक्टर आप कहते हैं, आज एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड हाई हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी कभी भी 25.4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई, आज हुई। सर 7 सालों बाद हमने दोबारा 25 किया है, तो इस पे नहीं, सेलिब्रेट
क्यों ना करें? 25 एक आपने मिनट, 7 नदीम साल साहब, पहले एक किया मिनट, था, एक मिनट, 2013-14 देखें, में। नहीं नहीं, आज आपने दोबारा 25 सुन किया ले, तो कामयाबी होगी। एक मिनट, गुजारिश सुन ले, क्यों ना करें? कोविड ने दुनिया की मैशतों का भरकस निकाल दिया। अब अमेरिका देखें, भारत देखें, इंग्लैंड देखें, सब माइनस के अंदर जीडीपी है। आपकी जीडीपी जो है वो कम बैक कर रही है। अगर हम उसको भी सेलिब्रेट ना करें, उस पर भी खुश ना हो, 14.5% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर 150 अरब देता था हाउसिंग। आपको नंबर मिस इंटरप्रेट नहीं करने चाहिए। पिछले साल आप नेगेटिव ग्रोथ से इस साल 3.7 बता रहे हैं। नहीं नहीं, 3 आप जब एक दफा 3.7 नहीं बता रहा, 3.9 बता रहे हैं, सुन ले, एक साल अगर नेगेटिव ग्रोथ हो तो अगले साल उसकी खित्ते में महंगाई सबसे ज्यादा, पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा, चीनी, आटा, घी मुल्क की तारीख की सबसे बुलंदतरीन सतह पर, और डॉलर के मुकाबले में रुपए की तारीखी बेकदरी, यानी पाकिस्तानी तारीख में रुपया कभी इतना नहीं गिरा जितना पिछले 2 साल में गिर चुका है। रोजगार की शरह में इजाफा 0, यानी बेरोजगारी टॉप पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कोई नहीं, नए कारोबार के मौके 0। खारजी तल्लुकात का हाल ये है कि अमरीकी सदर कॉल नहीं सुनते और मोदी फोन नहीं उठाता। आज वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान में भी जाकर ये कह दिया कि हम भारत से तल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई लिफ्ट नहीं। तो हालत ये है कि हमारे हमसाया ममालिक में तारीखी तब्दीली होने जा रही है और तालिबान की हुकूमत बनने के करीब है, यानी खित्ते में बहुत बड़ी चेंज आ रही है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोगों को मसरूई तरक्की के ख्वाब दिखा रहे हैं, कामयाबियों के दावे कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा करने के बाद हुकूमत ने जिस तरह सरकारी सतह पर आटा, चीनी और घी के नर्ख बढ़ाए हैं, उससे तो लगता ही है कि ये कहीं ना कहीं सोच पाई जाती है कि स्यापा ही खत्म कर दिया जाए, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। और अब बात कर रहे हैं शिबली फराज, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं और इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं। अली अमीन गंडापुर के कश्मीर में दिए गए बयानात, फिर उनकी रैली पर हमला और उन पर हमला, फिर उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वॉच शिबली फराज। हैं इस मुल्क में ऐसी जमातें भी हैं जिन्होंने कि पाकिस्तान बनने की मुखालिफत की, लेकिन आज पाकिस्तान में हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग दे अपोज पाकिस्तान, लाइक जमात इस्लामी। दूसरी बात ये है कि देखें, ये किसी का व्यू हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है ये हकीकत हो। ये अली अमीन गंडापुर का या कुछ ऐसे लोगों का, कई लोगों का मेरी तो देखिए मेरी एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं, देखिए नहीं मेरी बात, मेरी देखिए आप अपना व्यू बताइए। मैं अपना व्यू बताता हूँ। देखिए मैं देखिए मेरी तो फैमिली का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। आपके चचा गवर्नर थे? बिल्कुल। देखिए मेरी व्यूज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल नहीं थे शामिल। फराज साहब किसी पार्टी में नहीं थे। के साथ दोस्त थे फराज? बिल्कुल, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। तो आप भुट्टो को गद्दार समझते हैं? नहीं, मैं नहीं। देखें मैं कंडेम करें जो देखिए नहीं, मैं देखिए हर एक को आपकी हमारी समझता है। देखिए मेरी बात सुने, मुझे आप बात सुने, एक सेकंड। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वली खान को गद्दार नहीं कहा गया। तो एक को आप अब नेशनल आवामी पार्टी पे पाबंदी लगी भुट्टो साहब पे दौर में, गलत हुआ। मैं कहता हूं गलत हुआ सारा। देखिए मेरी बात सुने, पॉलिटिकल व्यूज हर एक के अपने अलग होते हैं। गद्दारी नहीं यार, इस मुल्क में ऐसे कुछ तो एक्सेप्शन नहीं रहने चाहिए। मेरी बात सुने, ये कह दे कि आसिफ अली गद्दारी के गुनाहों की सजा है। देखिए अगर तो ये डाकू नहीं, देखिए नहीं, बिल्कुल किसने इख्तियार दिया? नहीं, देखिए हर एक का उन्होंने किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की। देखो बिलावल साहब ने उनको गंदापुर कहा था, गलत कहा था, हम सबने प्रोटेस्ट किया। देखें आज भी हम ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स, देखिए मेरी बात, इस किस्म के ख्यालात का इजहार किसी आदमी के लिए करते हैं। मेरी बात सुने, देखें पॉलिटिक्स है ये। पॉलिटिक्स में आपका इख्तिलाफ हो सकता है, आप समझते हैं, क्यों नहीं है? नहीं है, देखिए ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अहमद फराज साहब का बेटा ये तो कहना कि यस वसीम अदामी डिसेंसी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। नहीं देखिए, और इससे पहले कि आप कहें, मैं कह रहा हूं इनका लीडर करे तो भी गलत है, जो भी करे गलत है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा बनती है। देखिए एक सेकंड, मैं एक को जवाब दे दूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, नहीं चले मैं दे देता हूं। मैं ये एक जवाब सबके लिए है ना। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, पॉलिटिक्स में लोगों के एक्सट्रीम ख्यालात होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो हो सकते हैं, ये व्यूज हैं। हुक्मरान जमात के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि उन्हें इल्म ही नहीं कि नजरिया क्या होता है और ओपिनियन क्या होती है और इसकी लिमिट्स क्या है, हदूद क्या है। सियासत के कुछ असूल होते हैं जिनमें एक हद से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए।
अगर आप हद पार करते हैं तो फिर जो न्यूट्रल लोग होते हैं उनकी नज़रों में भी आप कसूरवार ठहराते हैं। तो पीटीआई को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से भट्टो को गद्दार कहने के बयान का दिफा करे और उस पर यह कहे कि ये उनकी राय है। किसी को गद्दार करार देना या गद्दारी के सर्टिफिकेट देने को राय या नुक्ता नजर नहीं कहा जा सकता। ये नहीं हो सकता कि आप हर किसी को गद्दार और डाकू कहते फिरे और कहे ये मेरा नुक्ता नजर है, ये मेरी राय है। राय की बुनियाद पर किसी की हुब्बुल वतनी पर शक करना भी जुर्म है। रियासत के पास ये हक है कि वो मुल्क की मफाद और सालमियत के खिलाफ या मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर काम करने वालों को गद्दार करार दे सकती है। ये होता है गद्दार। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट इसी तरह बांटे जा रहे हैं जिस तरह अंधा रेवड़ियां बांटता है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। और बरतानिया से खबर ये कि लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने से मुतल्लिक़ केस का जो फैसला वो सुना दिया है और अदालत ने कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का फैसला सिर्फ बरतानवी हुकूमत ही कर सकती है। लंदन की अदालत से पाकिस्तानियों ने रजू कर रखा था जिसमें लंदन यानी बरतानवी गवर्नमेंट की जानब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया था। उसके खिलाफ पाकिस्तानियों ने लंदन की एक अदालत में मुकदमा दर्ज किया हुआ था जिसमें कहा था कि कोरोना केसेस की वजह से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया है, जबकि पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ बहुत काम किया और हुकूमत भी दावे करती है कि जी पाकिस्तान ने बहुत काम किया। तो पाकिस्तानियों का नाम रेड लिस्ट से निकाला जाए, पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाए। लेकिन जो लंदन की अदालत है उसने कहा जी ये फैसला करना गवर्नमेंट का काम है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था पाकिस्तानियों की जानिब से कि पाकिस्तान में केसेस कम होने की बावजूद भारत से पहले पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में क्यों डाला गया। तो अदालत ने करार दिया कि वबा से निपटने के लिए जो हुकूमत कर रही है यानी हुकूमत बरतानिया उनकी चलेगी, उनका फैसला दुरुस्त है। तो रेड लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं निकाला गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो मुलतवी कर दी। तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहा है कि दहशतगर्दी के सारे मराकज़ अफगानिस्तान में मौजूद हैं। DGISI ने यह आज बयान दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है और अफगानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान दरअंदाजी कर रहा है वो गलत है। हकीकत में दरअंदाजी अफगानिस्तान से हो रही है। तो DGISI जनरल फैज़ हमीद ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान किसी धड़े की भी हमायत नहीं कर रहा। पाकिस्तान इलाकाई सिक्योरिटी और तिजारत के लिए खित्ते में बड़े मकसद के लिए काम कर रहा है और हमारे नौजवानों को पाक अफगान बॉर्डर पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अफगान सदर की दरख्वास्त पर पाकिस्तान में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की जा रही थी, वो मुलतवी कर दी गई है। ये कॉन्फ्रेंस हफ्ते को शुरू होनी थी लेकिन अफगान सदर अशरफ गनी ने दरख्वास्त की कि वो मसरूफ़ है। तो 17, 18, 19 को ये 3 दिन पाकिस्तान ने अफगान अमन कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करनी थी। इस कॉन्फ्रेंस में अफगान तालिबान को मदऊ नहीं किया गया था। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाना है। कॉन्फ्रेंस में आला कौमी मसालती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला और अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर को भी मदऊ किया गया था, जबकि गुलबद्दीन हिकमत यार समेत अहम अफगान शख्सियात ने शरीक होना था। 30 अफगान रहनुमाओं को दावत दी गई इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, जिसमें हामिद करजई, सियाफ उमर दाऊद, जई का नज़ीर अहमद, जई इस्माइल खान एक नाम है, बड़े लोग हैं जो कि अफगान की एक हिस्ट्री है अफगानों की उसमें शामिल है। तो ये अफगान अमन कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी करना थी लेकिन वो कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो ये कॉन्फ्रेंस अब ईद के बाद होगी, जो इतलात है कि ईद के बाद होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी का इशू है और हमारे नेबर में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। तो अफ़गानिस्तान को भी हम अपने टाइमलाइन का हिस्सा बनाएंगे अपने प्रोग्राम का। तो अपडेट्स भी आपके साथ और तज़किये तबसरे देते रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो गंभीर हो सकता है। तालिबान अभी लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि अफ़गान हुकूमत सलूशन निकालने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान भी चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान का कोई सलूशन निकले ताकि हमारे नेबर में जो लोग हैं वो पुरअमन तरीके से रह सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।